चलिए, तो बच्चा लोग आई गेस अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग ऑलरेडी बात कर लिए थे मूवेबल ज्वाइंट के बारे में। तो दो तरह का ज्वाइंट आया था, एक कार्टिलेज और एक साइनोवियल। और कार्टिलेज वाले में खास बात क्या था कि यहाँ पे कंप्लीट मूवमेंट अलाउड नहीं होता है। हल्का फुल्का मूवमेंट तो है बट कंप्लीट मूवमेंट इज नॉट अलाउड। और एग्जाम्पल हम नहीं दिए थे रिब्स का मूवमेंट। आपके सांस लेने पे रिब्स फैलता है और सांस छोड़ने पे रिलैक्स भी होता है, लेकिन ये अपने आप नहीं होता। अपने आप इन द सेंस कि पूरा पूरा आप मूवमेंट नहीं होता, हल्का सा बस शिफ्टिंग होता है। दैट इज इनकम्प्लीट ज्वाइंट। नाउ आई गेस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, टुडेज टॉपिक। देखिए, सब लोग आ रहे हैं। श्रेया कितनी बार आएगी? चलो लिखो। पहला, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसमें क्या होता है, कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन होता है। जैसे देखो, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट, देखो ये देखो पूरा घूमे, पूरा, है ना। वैसे ही थाई पूरा घूम सकता है, गोल गोल घूम सकता है। दैट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। देखिएगा एग्जांपल। इन दिस केस, पहले तो पॉइंट लिख लो। इन दिस केस मूवमेंट is allowed in every direction. In this case movement is allowed in every direction. हर डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। जैसे शोल्डर ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, है ना, ये सब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। अगला, इसी को एक ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मान लो सोल्जर ज्वाइंट जो मैंने लिखा, इसको बोलने का एक और तरीका है, बिटवीन ह्यूमरस, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में जो ज्वाइंट है दैट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और ह्यूमरस ये है, पेक्टोरल गर्डल ये है, तो इसी को हम लोग ओवरऑल कॉमनली शोल्डर ज्वाइंट भी बोल सकते हैं ना। कॉमनली हम लोग इसको शोल्डर ज्वाइंट भी बोल सकते हैं इस वाले एरिया में, जिसमें कि ये वाला बोन ह्यूमरस है और यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल, ये जो गर्डल है पेक्टोरल गर्डल है ये। ठीक है। उसी तरह हिप ज्वाइंट को बोल सकते हैं फीमर एंड पेल्विक गर्डल, है ना। तो ये तरीका है एक ही चीज को बोलने का। दूसरा लिखो, हिंग ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट, लिखिए इसके बारे में। मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, अलाउज मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। अलाउज मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है। इट अलाउज मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। एग्जांपल, हिंग ज्वाइंट एग्जांपल लिखिएगा, नी ज्वाइंट, जैसे घुटना सिर्फ या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, जबकि हमारा हाथ देखो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। इसको सीधा रख के भी हम इसको हल्का से घुमा सकते हैं, कुछ मूवमेंट यहां से भी होता है, बट नी में सिर्फ ऐसा सीधा, ओनली वन डायरेक्शन मूवमेंट, दैट इज हिंग ज्वाइंट। नेक्स्ट, तीसरा लिखो। हिंग के बाद तीसरा, पाइवट ज्वाइंट। लिखिए, रोटेशनल मूवमेंट इज अलाउड इन दिस केस। रोटेशनल मूवमेंट इज अलाउड इन दिस केस।
रोटेशनल मूवमेंट इज अलाउड इन दिस केस, जैसे फॉर एग्जांपल बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस पहला वर्टिब्री, एक्सिस दूसरा वर्टिब्री, देखो वह एक डायरेक्शन के अलावा रोटेशनल, देखो ये देखो ये जो मूवमेंट है ये एटलस और एक्सिस का कंबाइंड मूवमेंट है, एटलस और एक्सिस के बीच का मूवमेंट है, ये जो गोल घूम रहा है, समझे बात। सिर्फ एटलस ये मूवमेंट देता है, सिर्फ एक्सिस ये मूवमेंट देता है, दोनों को मिला दे तो ऊपर भी और गोल भी, ऊपर भी और गोल भी, ये है रोटेशनल मोशन। एग्जांपल बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच का मूवमेंट कौन सा है, रोटेशनल मोशन। चौथा लिखो ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट लिखो इन दिस gliding movement occurs, in this gliding movement occurs, example लिखो between carpel, कार्पेल क्या ये है, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फैलेंजेस, कार्पेल ये जो हमारा कलाई है, ये जो मूवमेंट है ये ग्लाइडिंग मूवमेंट है। यहाँ छूओगे तो समझ में भी आएगा, लग रहा है जैसे हड्डी एक दूसरे के ऊपर फिसल के सरक रहा है। इसको ऐसे छू के देखो, ऐसे 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 छू के देखो, यहाँ पे ऐसे घुमाओ, पता चल जाएगा। ग्लाइडिंग हो रहा है, वहां पे हड्डी एक दूसरे के ऊपर फिसल रहा है, ग्लाइड कर रहा है। ग्लाइडिंग मूवमेंट अकर्स कार्पेल के बीच में होता है। नेक्स्ट सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट लिखिए, हाँ इन दिस, या ऐसे लिखो इट इज मोर और लेस बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, it is more or less ball and socket joint in which movement is reduced in which, या ऐसे लिखो in which complete 360 movement is not found, complete 360 degree movement is not found। ये देखो अपना ये अंगूठा 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 ऐसे गोल घुमाने की कोशिश करो, यहाँ इधर से यहाँ के बाद उंगली के पास आने के बाद से तो ये पूरा गोल घूमता, देखो ऐसे एकदम पूरा गोल घूम रहा है, पूरा गोल। ऐसे देखोगे तो यहाँ से पूरा गोल है, बट यहाँ के बाद इसको इधर आना चाहिए था, ऐसे नहीं, इधर के बाद वो ऐसे सीधा हो जाता, सीधा सीधा आधा, फिर गोल। तो आधा गोल हो रहा, आधा नहीं हो रहा, तो वो सैडल जॉइंट है। लिखिए बिटवीन बिटवीन कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब, बिटवीन कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब, बिटवीन कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब, थंब का कार्पेल और मेटाकार्पेल के बीच में होता है ये, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बताइए, बोलो यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। बोलिए बोलिए बोलिए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत। नो सर। नहीं, आगे बढ़ो।
नेक्स्ट इज डिसऑर्डर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी। हाँ बोलो। अभी वही तक पढ़ाएंगे? हाँ बस वो सारे ज्वाइंट्स का एग्जांपल, 3-4 स्लाइड हुआ बस, इसमें एक सिर्फ एग्जांपल है, कुछ नहीं। डालडिंग डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखने वाले हैं। आई गेस आई शुड चेंज द कलर। मिस्थेनिया ग्रेविस। लिखिए, मिस्थेनिया ग्रेविस एक मस्कुलर डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लगातार जो है वो वीक होता है। कैसे? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से। और इससे क्या होता है कि पैरालिसिस ऑफ मसल्स हो जाएगा, वीकनिंग ऑफ मसल्स हो जाएगा। कभी कभी किसी को देखोगे, कोई कोई बच्चा इतना कमजोर होता है कि हाथ पैर हिला लेता है, हाथ पैर हिला सकता है, वो उंगली हिला सकता है, हाथ पैर हिला सकता है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं उसका मसल बहुत वीक है। कई बार तो इतना बुरा केस होता है कि वो अपना ओठ को, मुंह को भी बंद नहीं कर सकता। नॉर्मली ऐसे करके मुंह फैला रहेगा, वहां से लार टपकता रहेगा, सलाइवा, वो मुंह बंद नहीं कर सकता। इतना बुरा कई बार केस होता है। ठीक है, तो इस बात का भी एक ख्याल रखिएगा कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का क्या मतलब बताओ? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का क्या मतलब? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हमारा खुद का बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो खुद के सेल पे अटैक कर रहा है। नॉर्मली ऐसा होना बहुत बहुत अनरियलिस्टिक है, नहीं होना चाहिए। हमारा खुद का बॉडी सेल हमारे खुद के इम्यून सिस्टम के थ्रू अटैक नहीं होना चाहिए। हमारा इम्यून सिस्टम को ये एबिलिटी होना चाहिए कि वो ये पहचान पाए कि ये जो सेल है ये मेरे बॉडी का है या फॉरेन है। अगर मेरे बॉडी का सेल है तो उस पर अटैक नहीं करना चाहिए। अगर हो रहा है तो ये एक बहुत 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 खतरनाक बीमारी है। और इस तरह के बीमारी के ग्रुप को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ये खतरनाक इसलिए है कि अगर कोई बाहरी चीज होता या कोई और फैक्टर होता तो हम दवा खा के उसको मार देते। यहां तो मेरा ही सेल, जैसे मान लो कोई एक पेरेंट का ही दो बच्चा आपस में झगड़ रहा है। पेरेंट वो बॉडी है और उसका दो बच्चा, उसके दो ऑर्गन्स आपस में झगड़ रहे हैं। अब अगर पेरेंट दवा खाए यानी किसी तीसरे को बुलाकर किसी एक को मरवाया, तो दोनों केस में उसका ही नुकसान होना है, बॉडी का ही नुकसान होगा। मे बी एक ऑर्गन जीत जाए लेकिन बॉडी का ही नुकसान होगा। वही बात है, अगर मान लो मेरे बॉडी में कोई बैक्टीरिया अटैक करेगा, हम दवा खाएंगे और बैक्टीरिया को मार देंगे, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरा ही एक्स सेल मेरे ही वाई वाले सेल पे अटैक कर रहा है, तो अगर हम दवा खा के एक्स को मार दिए तो भी मेरा नुकसान। अगर इम्यून सिस्टम नहीं रहेगा तो मेरा बाकी सेल तो बच जाएगा। लेकिन अब अगर कोई बाहर ही आया तो उससे कौन लड़ेगा? और अगर हम कुछ नहीं करें तो वो मेरे ही, मान लो यहाँ के इस केस में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ मसल को अटैक करके खराब कर रहा है। वैसे ही कहीं कभी कभी लीवर, कभी कभी कहीं और अटैक कर देता है। इसलिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर खतरनाक है। तो लिखिएगा, इन दिस इन दिस सर एसी माइसेंथिया एक मिस्थेनिया ऑटोइम्यून ग्रेविस, डिसऑर्डर है? हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन दिस ओके। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ऐसा बहुत सारा आपको पढ़ना है। इस चैप्टर में एक ये ऑटो इम्यून याद रखना है आपको। इन दिस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर on the sarcolemma in this acetylcholine receptor on the sarcolemma gets destroyed gets destroyed by the self immune system by the self immune system। ठीक है, ये मिस्थेनिया ग्रेविस है। अगला लिखो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी।
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लिखिए इसमें, दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये ऑटो इम्यून नहीं है, इसमें हमारा ही बॉडी सेल्स हमारे ही सेल्स पे अटैक नहीं करता, लेकिन ये जेनेटिक है, यानी अगर आपको है तो आपसे आपके बच्चों में भी जाएगा, ठीक है। जबकि मिस्थेनिया ग्रेविस ये वाला, ये भले ही ऑटो इम्यून था लेकिन ये जेनेटिक नहीं है, जबकि ये ऑटो इम्यून नहीं है लेकिन जेनेटिक है। जेनेटिक डिसऑर्डर इसमें क्या होता है, लिखिए, इन दिस प्रोग्रेसिव, in this degeneration progressive degeneration progressive degeneration of skeletal muscle occurs, प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल अकर्स, हो गया। नेक्स्ट लिखो, टेटनी, टेटनी, लिखिए इसमें, और कभी सुने कि पैर हाथ एकदम झन 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 झन, एकदम झनझनाने लगता है, ऐसा सुने क्या, खुद भी फील करोगे कभी ना कभी, ज्यादा देर पालथी मार के बैठ गए या किसी और कंडीशन में कई बार ऐसा हो जाता है। ये तो होता ही रहता है सर। लिखिए, इन दिस रैपिड कॉन्ट्रैक्शन या रैपिड स्पैज्म, देखो, रैपिड स्पैज्म्स मतलब वाइल्ड कंट्रैक्शन, यानी अपने आप बस घन 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 होने का मतलब है कि वहां पे मसल लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, इसलिए रैपिड स्पैम्स दैट इज वाइल्ड कंसन वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल occurs due to occurs due to low calcium in body fluid, occurs due to low calcium in body fluid, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, आर्थराइटिस, ये भी नाम बहुत सुने होंगे, बूढ़े लोग अक्सर बोलते हैं यार मेरे को आर्थराइटिस है, ये क्या होता है, लिखिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। नेक्स्ट लिखो, गाउट, इसमें भी कुछ वैसा ही होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन यहाँ पे कारण कुछ और है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स, लेकिन कारण देखो, लिखो, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, अगर सही से पानी नहीं पिएंगे हम लोग तो जितना यूरिन बाहर निकलना था उतना नहीं निकल पाएगा, तो बॉडी क्या करता है उस केस में कभी कभी कि उस यूरिया को एक और बार मेहनत करके यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और जाके ज्वाइंट पे क्रिस्टल, जैसे नमक या चीनी का दाना होता है उस तरह से क्रिस्टल के फॉर्म में जमा कर देता है। इससे होता क्या है कि जो यूरिक एसिड का क्रिस्टल बना ना वो जमा होगा, और जब भी जितनी बार भी अपना ज्वाइंट सीधा करोगे हिलाओगे उतनी बार रगड़ाएगा, जैसे पैर में अगर एक बालू का दाना चला जाता तो कैसे इरिटेशन करता है, अब सोचो उसी तरह का एक बालू का दाना तुम्हारे ज्वाइंट में चला गया, दो हड्डी के बीच में, जब करोगे तो कड़कड़ाएगा, दर्द होगा, और उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो ज्वाइंट वहां इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो दैट इज गाउट। एक और इंपॉर्टेंट है लास्ट, ओस्टियोपोरोसिस,
ओस्टियोपोरोसिस को पहला पॉइंट। ओल्ड एज डिसऑर्डर, ओल्ड एज डिसऑर्डर, ये ओल्ड एज में होता है अक्सर, जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। ड्यू टू इस्ट्रोजन एबनॉर्मेलिटी, इसलिए फीमेल्स में ज्यादा मिलता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद इस्ट्रोजन के लेवल में उनमें उनके बॉडी में चेंज आते हैं। ड्यू टू इस्ट्रोजन एबनॉर्मेलिटी, ड्यू टू इस्ट्रोजन एबनॉर्मेलिटी, इस्ट्रोजन के एबनॉर्मेलिटी के कारण ऐसा होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा। इसमें क्या होता है कि बॉडी, अगर मान लो आपके बॉडी में जो बोन्स, उसमें जो कैल्शियम या फास्फोरस का डिपोजिशन है, ओस्टियोपोरोसिस में वहां से कैल्शियम फास्फोरस निकाल निकाल के ब्लड में डालता चला जाएगा। बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डाल रहे, तो क्या होगा समय के साथ कि अगर आपके बॉडी में बोन से निकलकर कैल्शियम उधर जा रहा है तो धीरे धीरे बोन वीक हो रहा है, बोन बिकम्स फ्रेजाइल। तो यहाँ क्या होता है, डिक्रीज इन बोन मास, बोन का मास, कैल्शियम डिपोजिशन का में कमी होता है, डिक्रीज इन बोन मास एंड बोन मास ऐसे लिखो, विच लीड्स टू मोर फ्रैक्चर्स। ठीक है, एक और बात याद रखना, एस्ट्रोजन के अलावा, यहीं पे लिख देता हूं या इसको छोड़ो ऐसे, समटाइम्स कभी कभी दो हार्मोन है, पीटीएच एंड कैल्सिटोनिन एब्नॉर्मेलिटी आल्सो, पीटीएच एंड कैल्सिटोनिन एब्नॉर्मेलिटी आल्सो, कई बार इससे भी होता है। पीटीएच और कैल्सिटोनिन का एब्नॉर्मेलिटी से भी होता है ये ऑस्टियोपोरोसिस। चलिए बताइएगा बच्चा लोग, यहां तक में किसी को किसी भी तरह का कोई कष्ट परेशानी, बोलिए, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। यस सर। चलिए, आई गेस दिस वाज ऑल